Hello students, today I'll discuss about surface tension and surface energy. So first of all, I'll discuss about surface tension. So what is surface tension? Surface tension is the force of attraction between molecules on the liquid surface. लिक्विड के सरफेस पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल के बीच में उसी को बोला जाता है सरफेस टेंशन। यदि मैं बीच में बात करूँ किसी लिक्विड के अंदर की बात करूँ तो वहाँ पे सरफेस टेंशन नहीं होगा। ऐसा क्यों होता है तो उसी को हम लोग यहाँ पे भी समझेंगे। देखो यहाँ पे एक बीकर हम कुछ इस तरीके से कंसिडर किए हैं और इस बीकर में कुछ लिक्विड डाल दिए हैं, मतलब वाटर मान लो कि वाटर इसमें हम प्लेस कर दिए हैं और हम जानते हैं कि यहाँ पे वाटर है तो वाटर का मॉलिक्यूल्स बहुत सारा होगा इस वाटर में। तो हम किसी एक मॉलिक्यूल के बारे में कंसिडर करते हैं, मान लो ये वाला मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे इन साइड में है तो इसके अराउंड बहुत सारा मॉलिक्यूल्स होगा और इससे क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मतलब इसका इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स इसके साथ होगा अगले मॉलिक्यूल के साथ। तो यदि मैं बात करूँ यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है तो एक यहाँ पे मॉलिक्यूल है, दोनों एक दूसरे से क्या हो रहा है, अट्रैक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है तो यहाँ भी मॉलिक्यूल है तो दूसरे से अट्रैक्शन हो रहा है। फिर यहाँ पे देखो और एक यहाँ पे है तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन, फिर इधर इधर के बीच में अट्रैक्शन, मतलब यहाँ पे कुल मिला करके देखा जाए तो ये इधर अट्रैक्ट हो रहा है, ये इधर हो रहा है, तो एक दूसरे को क्या कर दे रहा है, कैंसल आउट कर दे रहा है। मतलब यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है उस मॉलिक्यूल पे, वहाँ पे इस पॉइंट पे नेट फोर्स हमको क्या मिलेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स जो यहाँ पे मिलेगा वो क्या मिलेगा, जीरो। नेट फोर्स विल बी जीरो एट दिस पॉइंट। लेकिन वही चीज़ मैं यदि सरफेस पे बात करूँ, इस पॉइंट पे सरफेस पे बात करूँ तो सरफेस पे देखो मैं यहाँ पे कंसिडर करता हूँ एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, एक मॉलिक्यूल यहाँ पे है, ऑन द सरफेस मैं बात कर रहा हूँ, सरफेस पे है तो इसके नीचे तो बहुत सारा मॉलिक्यूल हो सकता है कि यहाँ पे भी होगा, एक यहाँ पे भी होगा, एक यहाँ पे भी होगा। तो इस तरीके से जो है सो एक यहाँ बीच में मॉलिक्यूल्स है तो इसके बीच में इधर फोर्स लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर लग रहा है, इधर भी लग रहा है, इधर भी लग रहा है। तो ये अपर पार्ट जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, बट इधर वाला उसका अपोजिट अपोजिट में कोई नहीं है, इसके अपोजिट में कोई नहीं, इसके अपोजिट में कोई नहीं, मतलब यहाँ पे कुल मिलाकर के नेट फोर्स जीरो नहीं होने वाला है। इस पॉइंट पे जो है सो नेट फोर्स जीरो नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे एक फोर्स फील कर रहा है इस पॉइंट पे और उसी फोर्स को बोला जाता है टेंशन। और एक्चुअली यदि आप एक एग्जांपल के लिए समझो तो देखो कोई इंसेक्ट होता है ना, इंसेक्ट जैसे छोटा मोटा कीड़ा, तो वो देखते आप देखे होगे कि पानी के ऊपर आराम से चल लेता है, उसका कोई भी पार्ट जो है मतलब वाटर के नीचे नहीं डूबता, कोई भी पार्ट उसका, मतलब पूरा बॉडी जो है सो वाटर के सरफेस पे मूव कर जाता है। तो उसके पीछे क्या रीज़न है, कोई ना कोई उसके ऊपर लेयर है, वाटर के सरफेस पे कोई लेयर है तभी तो वो चल पा रहा है। तो वो जो लेयर है उसको एक तरीके से थिन फिल्म बोला जाता है। वो इस तरीके से कैसे पॉसिबल हो पाता है, तो हम एक यहाँ पे इमेजिनरी लाइन सबसे पहले ड्रॉ कर देते हैं। देखो यहाँ पे रेड कलर से एक इमेजिनरी लाइन लेनी है, ये वाला इमेजिनरी लाइन समझ लेते हैं कि एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब इसको जस्ट कंसिडर कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि एक मॉलिक्यूल इसके इस साइड है, एक मॉलिक्यूल इधर है, मतलब कुछ इस तरीके से दोनों साइड से मॉलिक्यूल एक एक करके हैं, दोनों साइड से। तो क्या करेगा ये मॉलिक्यूल एक दूसरे को क्या करेगा, यहाँ पे खींचेगा, मतलब दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, इधर भी और इधर से भी अट्रैक्शन होगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण यहाँ पे जो है उस सरफेस, उस पॉइंट के सरफेस का जो एरिया है, उस पॉइंट के सरफेस का जो एरिया है वो रिड्यूस होता है, मतलब वहाँ का सरफेस एरिया जो है सो घटता है, सरफेस एरिया को मिनिमाइज कर देता है, जिसके कारण वहाँ पे एक थीन लेयर बन जाता है, वाटर के सरफेस पे एक पतला सा थीन लेयर बन जाता है मॉलिक्यूल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण। तो इसको यदि एक डेफिनेशन के फॉर्म में यदि लिखना चाहो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम कि द टेंशन ऑफ द सरफेस फिल्म ऑफ ए लिक्विड, इसको फिल्म बोलते हैं सरफेस फिल्म, ठीक है। द टेंशन ऑफ द सरफेस फिल्म ऑफ ए लिक्विड caused by the attraction of the molecules in the surface layer by the bulk of the liquid which tends to minimize surface area। तो देखो ये ऊपर नीचे, मतलब ये दोनों साइड से तो सरफेस मतलब क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहा है, यहाँ पे बोले तो नेट फोर्स जीरो हो जा रहा है, बट नीचे भी तो खींच रहा है उसको, इसको नीचे तरफ भी तो खींचेगा, जिसके कारण वहाँ का सरफेस एरिया जो है सो क्या हो जाता है, मिनिमाइज हो जाता है। तो आप देखते होंगे कि यदि इंसेक्ट किसी वाटर सरफेस पे मूव करता है तो वहाँ पे थोड़ा सा वाटर का लेवल जो है सो डीप होता है, थोड़ा सा वाटर का जो लेयर है वो थोड़ा डीप होता है, बट उसका पैर उसके अंदर नहीं जाता, सिर्फ डीप होता है। डीप होने का कारण क्या है कि वहाँ पे जो है सो स्ट्रेच हो जा रहा है, उस वाटर सरफेस का जो लेयर है, एक तरीके से मेम्ब्रेन समझ लो, वो मेम्ब्रेन क्या हो रहा है, स्ट्रेच होता है इस तरीके से। तो स्ट्रेच हो रहा है इसका मतलब क्या है, एक बलून को यदि हम लोग फूंक मारें उसमें, मतलब बलून को यदि उसको फुलाते हैं, हवा उसमें डालते हैं, एयर डालते हैं जब उसमें, तो क्या होता है, स्ट्रेच होता है। उसी तरीके से यहाँ भी पानी का जो लेयर है ऊपर का सरफेस वो भी एक मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करता है।
जिस पर यदि कोई भी मतलब कोई इंसेक्ट यदि उस पर मूव कर रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि वो जो वाटर का लेयर है वो क्या हो रहा है, वहाँ पे स्ट्रेच होता है वैसे सिचुएशन में। मतलब उस जब स्ट्रेच होता है तो वैसे सिचुएशन में उसका एरिया जो है सो और घटता है, और एरिया उसका मिनिमाइज होता है, और ऐसे सिचुएशन में कह सकते हैं कि उसका सरफेस टेंशन जो है सो इंक्रीज हो रहा है। और यदि उस पर इंसेक्ट नहीं भी जाए तो वैसे भी यदि देखा जाए तब भी उसके ऊपर सरफेस टेंशन है, बिकॉज ऑफ नेट फोर्स वहाँ पे क्या है, जीरो नहीं है। नेट फोर्स जीरो नहीं होने के कारण वहाँ पे कह सकते हैं कि वहाँ पे एक टेंशन है, एंड दैट वन टेंशन इज द सरफेस टेंशन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से इसको समझा जा सकता है। लिक्विड के अंदर नहीं होता, लिक्विड के बाहर होता है, सरफेस पे सिर्फ पॉसिबल ही है जहाँ पे नेट फोर्स जीरो ना हो। अब तुमको एक और एग्जांपल मैं देता हूँ। आप देखते होगे कि वाटर ड्रॉप को देखेंगे कुछ इस तरीके से। किसी पत्ते पे सुबह सुबह देखो तो किसी पत्ता पे मतलब लीफ पे देखोगे तो ऐसे सिचुएशन में आपको वाटर ड्रॉप जो है सो पूरा इस तरीके से स्फेरिकल दिखता है। तो ऐसा क्यों? हम दूसरे जगह पे कहीं पानी डालते हैं तो वो फैल जाता है पूरा, लेकिन यह ये लीफ पे इस तरीके से क्यों सरफेस बनाया हुआ है? इसका कारण है कि इसका जो मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल, इस पत्ते के साथ अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, जिससे एक इसमें पढ़ना होता है कोहेसिव फोर्स एंड एडहेसिव फोर्स। तो एडहेसिव फोर्स यदि होगा तो अट्रैक्ट करेगा, कोहेसिव फोर्स होगा तो अट्रैक्ट नहीं करेगा। जैसे मरकरी हो गया तो मरकरी किसी के साथ अट्रैक्ट नहीं होता है, तो उस तरह का एग्जाम्पल होता है। खैर ठीक है, तो यहाँ पे वही फंडा हो रहा है। कुछ पार्ट तो इसका अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्स है, मतलब कुछ लेयर जो इसका नीचे वाला लेयर अट्रैक्ट हो रहा है, बट कुछ इधर वाला जो लेयर है वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है कि यहाँ वाटर का जो मॉलिक्यूल है बीच वाला, इसके साथ ये क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर रहा है। चारों तरफ से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण एक लेयर यहाँ पे ऊपर बना लेता है, इस सरफेस पे एक लेयर बना लेता है, और उसी लेयर को बोलते हैं एक तरीके से थीन लेयर। जो और एक तरीके से बोला जाए तो ये जो चारों तरफ से खींचा हुआ है, मतलब इस तरीके से समझो। मान लो एक यहाँ पे ड्रॉप है, एक मतलब वाटर है सर इस पॉइंट पे, और इधर मॉलिक्यूल है, इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल्स हैं इस तरीके से, और सभी तरफ से इसको क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है, उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है इस तरीके से। तो इसको खींच रहा है अपने तरफ खींचने की कोशिश कर रहा है। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे एक लेयर बनेगा कुछ इस तरीके का, और ये किस तरीके का लेयर बनेगा, स्फेरिकल। ये लेयर जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, स्फेरिकल बन रहा है। तो ये किसके कारण हो रहा है, ये सरफेस टेंशन के कारण ये लेयर बन रहा है। मतलब खींच रहा है अपने तरफ खींचने के कारण एक लेयर बन जा रहा है वहाँ पे, तो वो लेयर को बोलते हैं सरफेस टेंशन। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि रेन ड्रॉप्स, यदि बारिश जो होती है ना, जब पानी बरसता है, तो ऐसे उसमें जो रेन ड्रॉप्स होते हैं जो ऊपर से गिरता है नीचे, वो हमेशा स्फेरिकल शेप में आता है। तो उसका रीजन क्या है, यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको बताना पड़ेगा कि वहाँ पे सरफेस टेंशन के कारण होता है, ड्यू टू सरफेस टेंशन। वाटर ड्रॉप इज ऑलवेज स्फेरिकल ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, तो रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल होता है, मतलब रेन वाला वाटर का ड्रॉप्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो ये हो गया सरफेस टेंशन। अब मैं बात करूं यदि सरफेस एनर्जी की, इसका और भी एक चीज़ कुछ इसका डिपेंडेंसी हम लोग देख लेते हैं, और कुछ मैथमेटिकल फार्मूला देखते हैं कि सरफेस टेंशन का क्या होगा। सरफेस टेंशन का यदि मैं फार्मूला देखूं तो ये थीन लेयर जो है आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक लाइन जो इमेजिनरी लाइन हम यहाँ पे कंसिडर किए थे, हम मान लेते हैं कि इमेजिनरी लाइन वो वाला ये है। दोनों साइड से कुछ इस तरीके से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। और इस लेयर का जो लेंथ है वो हम मान लेते हैं एल है। ये जो लाइन हम कंसिडर किए हैं यहाँ पे इमेजिनरी लाइन है, उसका लेंथ जो है सो एल है। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका टोटल फोर्स लग रहा है, टोटल फोर्स नेट फोर्स, वो लग रहा है मान लो एफ। एफ फोर्स लग रहा है यहाँ पे, एफ मतलब नेट फोर्स एफ लग रहा है, और किस पे, एल लेंथ पर, एल लेंथ पर एफ फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पे सरफेस टेंशन कितना होगा, तो हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से यदि यूनिटरी मेथड से इसको बताना चाहें तो कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं कि एल लेंथ पर कितना फोर्स लग रहा है, एफ फोर्स, मतलब टोटल इस लेंथ पर एफ फोर्स लग रहा है। तो वन यूनिट है, मतलब यूनिट लेंथ पे कितना लगेगा, तो कह सकते हैं फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसी को बोला जाता है सरफेस टेंशन। मतलब सरफेस टेंशन एक फोर्स है, कुछ नहीं है, सरफेस टेंशन एक फोर्स है जो पर यूनिट लेंथ पे लगता है। तो एक तरीके से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, दिस वन, जिसको एस से भी डिनोट कर सकते हैं, एस इज इक्वल्स टू एफ डिवाइड बाई एल। ये चीज़ हो गया तुम्हारा सरफेस टेंशन का फॉर्मूला, एस इज इक्वल्स टू एफ डिवाइड बाई एल। सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। कुछ इस तरीके से यूनिटरी मेथड से हम लोग समझ सकते हैं, जहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन को आप कंसिडर आपको करना पड़ेगा।
ठीक है। अब इसके यूनिट की बात करते हैं। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगा? एसआई यूनिट हो जाएगा, देखो फोर्स का न्यूटन और एल का मीटर, तो ये अपना क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर। ठीक है। इसका अनदर यूनिट यदि आप जानना चाहते हो तो और भी जान सकते हो। देखो न्यूटन को क्या लिख सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है, पर मीटर। ये मीटर कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, केजी पर सेकेंड स्क्वायर। आप यदि इसका डायमेंशन लिखना चाहो तो डायमेंशन क्या होगा, केजी का एम होगा मास, और ये टाइम का टी, एम टी माइनस टू, दिस वन इज द डायमेंशन। तो ये हो गया तुम्हारा सरफेस टेंशन का सारा चीज़। ठीक है, सरफेस टेंशन। अब इसकी डिपेंडेंसी देखते हैं कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे लिखेंगे डिपेंड्स, डिपेंडेंसी किसका, सरफेस टेंशन का डिपेंडेंसी किस किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है, सबसे पहला जो फैक्टर है वो फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यदि हम लिक्विड का टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तो वहाँ पे सरफेस टेंशन जो है वो घट सकता है या फिर बढ़ सकता है। लेकिन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो 100% सरफेस टेंशन जो है सो वहाँ पे घटेगा। क्यों? क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स जो है सो दूर दूर हो जाएंगे, और दूर होने से वहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स जो है सो वीक पड़ जाएगा, कम हो जाएगा। तो टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। तो टेम्परेचर पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन घटेगा, मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनली हो रहा है। तो टेम्परेचर पे एक हो गया तुम्हारा फर्स्ट फैक्टर। एंड सेकेंड वन फैक्टर है जो सो नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर, नेचर ऑफ लिक्विड मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ द लिक्विड में जो है सो डिफरेंट डिफरेंट तुम्हारा सरफेस टेंशन होगा। ठीक है, लिक्विड यदि डिफरेंट होगा, जैसे मान लो यहाँ पे वाटर हम कंसिडर कि उसके जगह पे कोई ऑयल होता, या तो कोई मतलब हनी होता, कोई थिक लिक्विड होता, तो ऐसे सिचुएशन में आपका सरफेस टेंशन वहाँ पे ज़्यादा होगा। तो सरफेस टेंशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड। तो ये सारा चीज़ हो गया आपका। सरफेस टेंशन क्या है, सरफेस टेंशन इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ द ऑन द लिक्विड। ठीक है, ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे और नेचर ऑफ द लिक्विड पे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं सरफेस एनर्जी पे। इस सरफेस एनर्जी एक्चुअल में क्या है, सरफेस एनर्जी को हम लोग समझते हैं। एक्चुअली सरफेस एनर्जी को यदि आप समझना चाहते हो तो उसी कंटेनर में आप इसको अच्छी तरीके से समझ सकते हो। देखो एक कंटेनर कुछ इस तरीके से, और इस कंटेनर में लिक्विड पूरा फिल किया हुआ है इस तरीके से। यदि मैं यहाँ के मॉलिक्यूल की बात करूँ, इस पॉइंट यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगा करके कुछ इस तरीके से अपना कंस्ट्रक्शन बनाए हुए, और एक यहाँ पे मॉलिक्यूल जो है, दो मॉलिक्यूल यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से शेप बनाए हुए हैं, ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ लग रहा है यहाँ पे। तो ऐसी सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे किसका रिडक्शन हो रहा है, मतलब घट क्या रहा है, एरिया का डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, एरिया का घट, एरिया मतलब घट रहा है, बढ़ रहा है, जो भी है। तो यहाँ पे एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी को देखा जाता है, और पोटेंशियल एनर्जी को आपको यहाँ पे देखना है तो ग्रेविटी के केस में नहीं देखना पड़ेगा, आपको यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्स के केस में देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे यदि मैं बोलूँ कि यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे इसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा या फिर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा, तो ड्यू टू ग्रेविटी देखें तो वो अलग केस हो सकता है। लेकिन यहाँ पे यदि इंटरमोलिकुलर फोर्स के अकॉर्डिंग यदि देखा जाए तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मानते हैं एक्स है, मान लेते हैं एक्स है, वो भी किस में होगा, नेगेटिव में होगा पोटेंशियल एनर्जी एक्स में। तो यहाँ पे देख रहे हैं पूरा स्फेयर बना रहा है, मतलब यहाँ पे एक्स पोटेंशियल एनर्जी है। हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव में होता है, आपको मतलब आप जानते हो बहुत अच्छे से इसको। और यहाँ पे देखो हाफ ही स्फेयर बना रहा है ना, ये हाफ स्फेयर बना रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -x/2, मतलब मान के चलते हैं कि इतना होगा। तो आप देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है कि यहाँ पे ज़्यादा है, तो पोटेंशियल एनर्जी आपका सरफेस पे ज़्यादा होगा। नेगेटिव में वैल्यू जितना छोटा उतना ही वो बड़ा होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी ग्रेटर ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इसको थोड़ा और अलग तरीके से समझते हैं कि कितना एनर्जी हम लोग किस तरीके, इस एनर्जी को कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे उसको थोड़ा समझते हैं। तो देखो एक्चुअल में यहाँ पे जो हम एनर्जी कैलकुलेट करने वाले हैं वो एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, किसका, इंटरमोलिकुलर फोर्स के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट होगा वो पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो हम लोग यहाँ पे कुछ इस तरीके का एक वायर लेते हैं, जो ब्लैक कलर का आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये एक वायर है जो रेक्टेंगुलर शेप में है, इस तरीके का शेप में है, एक तरफ से ओपन है। ठीक है, इस तरीके का शेप है, और इसको क्या करना है, आपको सॉफ्ट सॉल्यूशन, आपको लेना है सॉफ्ट सॉल्यूशन। ठीक है, सॉफ्ट सॉल्यूशन, साबुन का पानी लेना है और उसके अंदर इसको डाल देना है, इस तार को। इस तार को जब आप सॉफ्ट सॉल्यूशन में डालोगे तो देखना एक यहाँ पे एक लेयर आपको मिलेगा। मतलब आप वैसे भी यदि सॉफ्ट सॉल्यूशन से आप देखते हो कि वहाँ पे झाग निकलता है ना, तो उस तरीके से
बबल्स बहुत सारे वहाँ पे निकलते होंगे। तो एक्चुअली क्या होता है ना, वहाँ पे एक लेयर बना लेता है। मतलब हम एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे आपको समझाने जा रहे हैं। एक कुछ इस तरीके का रेक्टेंगुलर शेप का वायर लेना है आपको, और आपको सॉफ्ट सॉल्यूशन में उसको डुबो देना है। डुबोने से आपको एक यहाँ पे स्क्रीन पे एक लेयर दिखेगा। लेयर मतलब यहाँ पे एक क्या बोल सकते हो उसको, एक थिन लेयर, या तो फिल्म बोल सकते हो इसको। एक फिल्म दिखेगा आपको इसके ऊपर, ठीक है, इसके तार पे इधर से भी और उधर से भी, अपोजिट साइड से भी, दोनों साइड से आपको दिखेगा, इसमें एक लेयर दिखेगा। और उस लेयर मतलब लेयर दिखेगा, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको जो है सो लेयर तभी दिखेगा जब यहाँ पे एक हम तार को लगा देंगे, और मतलब इसको पूरा रेक्टेंगुलर शेप हम दे देंगे तब जा करके। मतलब ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला एक वायर यहाँ पे है, ये वायर जो है सो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में था, इसको हम स्टार्टिंग में यहाँ पे रखे थे। उसके बाद सॉफ्ट सॉल्यूशन में इसको हम डाले थे। तो सॉफ्ट सॉल्यूशन में जब डाले तो यहाँ पे हमको कुछ इस तरीके का मतलब एक लेयर हमको दिखा, मतलब एक पिक्चर दिखा। पिक्चर नहीं कर सकते, एक तरीके से यहाँ पे बोल सकते हैं थिन लेयर है ये, ठीक है, एक थिन लेयर हमको यहाँ पे मिला। तो ये जो लेयर है, और ये वाला जो हम यहाँ पे तार इसको पेक कर दिए, मतलब पूरा मतलब एक रेक्टेंगुलर शेप दिए हैं इसको। ये जो तार है आपका यहाँ पे, ये तार मूवेबल है, मतलब फ्रिक्शनलेस है। ये तार जो है सो फ्रिक्शनलेस है। हम इसको इधर भी बढ़ा सकते हैं और इधर भी खींच सकते हैं, दोनों साइड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि इस तार को यहाँ से फोर्स लगाया गया इस पर, एक्सटर्नल फोर्स, और इसको खींचा गया इधर इधर। तो देखा गया क्या चीज़, कि ये जो मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर जो लेयर बना हुआ है, सॉफ्ट सॉल्यूशन का जो लेयर बना हुआ है, जो पिक्चर यहाँ पे है, वो जो है सो फोर्स लगाने पर ये जो है सो इसका एरिया जो है सो बढ़ रहा है। अभी एरिया मान लो कुछ है इसका, लेकिन इसका एरिया में कुछ चेंजेस आया जब इसको पकड़ के इसको खींचा गया। एक्चुअल में क्या होता है ना, कि मान लो साबुन का सॉल्यूशन है, और यदि आप कुछ इस तरीके से हाथ में लो और उसको आप खींचने की कोशिश करना, ऐसे ऐसे पकड़ के खींचने की कोशिश करना, थोड़ा देर तक खिंचाता है फिर ब्रेक हो जाता है। तो उसी तरीके से यहाँ भी हो रहा है कि फोर्स लगाया तो एक कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा थोड़ा सा, मतलब इसका एरिया में इंक्रीमेंट हुआ। उस लेयर, थिन लेयर जो यहाँ पे फिल्म है, जो पतला सा फिल्म था ये वाला फिल्म, उसमें थोड़ा सा एरिया में इंक्रीमेंट हुआ ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। ये फोर्स जो है सो लगाने के कारण। तो ये फोर्स यदि हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं तो वो लेयर जो है सो क्या हो रहा है, खिंचा रहा है। मतलब वहाँ पे उस जो मॉलिक्यूल्स हैं, उस लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें क्या हो रहा है, स्ट्रेचिंग हो रहा है। स्ट्रेचिंग मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं उसमें पोटेंशियल एनर्जी उसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस लेयर लेयर यहाँ पे ब्रेक नहीं कर रहा, हम फोर्स लगा रहे हैं तो कुछ दूर इसको स्ट्रेच किए, मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट के लिए, एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए, मतलब यहाँ से यहाँ तक हम इसको लाए तो इसका एरिया जो है सो बढ़ गया। बट ये जो फिल्म है वो ब्रेक नहीं हुआ, टूटा नहीं, सिर्फ खींचा गया, थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया, इसका एरिया में इंक्रीमेंट हो गया थोड़ा सा। मान लो कि इसका एरिया ए था पहले, अब इसमें ए प्लस डेल्टा ए हो गया, थोड़ा सा इंक्रीमेंट हो गया एरिया में। तो एक्चुअल में यहाँ पे यदि देखा जाए तो ये इंक्रीमेंट जो एरिया में स्ट्रेचिंग हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, तो सरफेस टेंशन के कारण हो रहा है। सरफेस टेंशन मतलब खिंचाव पड़ रहा है मॉलिक्यूल के साथ, तो वहाँ पे सरफेस टेंशन ही तो हो रहा है। तो सरफेस टेंशन यहाँ पे जो होगा वो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं कि सरफेस टेंशन एक्चुअल में कितना यहाँ पे हो रहा है। तो सरफेस टेंशन हम जानते हैं क्या होता है, सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ। बट यहाँ पे लेंथ जो कंसिडर आप करोगे तो देखो, इसका साइड कितना मान लें, एल है, इसका लेंथ जो है सो एल है। बट इसमें एक लेयर इस साइड से है, अपर साइड से, एक लेयर डाउन साइड से है। तो यहाँ पे दो लेयर दिख रहा है हमको, एक लेयर नहीं, यहाँ पे दो लेयर है। और हम किसको खींच रहे हैं, उसी लेंथ को तो खींच रहे हैं। उसी लेंथ को खींचने के कारण इसका इतना सारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ यहाँ पे सरफेस टेंशन वही होगा, बट यहाँ पे लेंथ की जगह पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक एल इधर वाला, एक एल उधर वाला, उस साइड वाला। क्योंकि यहाँ पे जो स्क्रीन मतलब फिल्म बन रहा है वो दोनों साइड से बन रहा है, इस तरीके से। ये इस तरीके से बोल सकते हो कि एक लेयर इस साइड से, एक लेयर इस साइड से है, बीच में गैप हो सकता है, तो दोनों साइड से यहाँ पे एक लेयर बन रहा है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा फोर्स पर यूनिट लेंथ की जगह पे, लेंथ की जगह 2L लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों साइड से लेंथ को कंसिडर आपको करना पड़ेगा, एक साइड से नहीं, एक अपर साइड से, एक डाउनवर्ड साइड से। तो ये हो गया सरफेस टेंशन। आप यहाँ से कितना ये फोर्स लग रहा है उस फोर्स को यहाँ से कैलकुलेट आप कर सकते हो। तो ये फोर्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फोर्स F इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू 2L, दिस वन। ये फोर्स मतलब इतना सारा फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो सरफेस टेंशन इंटू 2L मतलब फोर्स इतना यहाँ पे लग गया। अब हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है कि यदि इसको यहाँ से यहाँ तक खींचे तो यहाँ पे तो वर्क डन हुआ ना, कितना डिस्प्लेसमेंट के लिए, एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए यहाँ पे वर्क डन हुआ। तो वही वर्क डन जो है
वो आपको पोटेंशियल एनर्जी होगा, मतलब सरफेस एनर्जी वही वाला होगा। तो वो कितना वर्क यहाँ पे किए, तो वर्क को एज एनर्जी हम लोग समझेंगे तो उसको पोटेंशियल एनर्जी बोल देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले वर्क कैलकुलेट करते हैं। सो वर्क इज इक्वल्स टू वी नो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, हम लोग ये चीज़ जानते हैं। तो वर्क को W लिखते हैं, फोर्स को F लिखते हैं, और डिस्प्लेसमेंट को आप x यहाँ पे ले लो क्योंकि x डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो रहा है। तो फोर्स का ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर दिए, वैल्यू कितना है, सरफेस टेंशन इंटू 2L दिस वन इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये चीज़ हो गया। तो ये है मेरा मिल गया क्या चीज़, ये हो गया लेंथ इंटू, मतलब दो लेंथ, लेंथ इंटू लेंथ क्या कर सकते हैं एक तरीके से, एरिया कर सकते हैं इसको, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ देख सकते हो उधर, ये लेंथ और एक तरीके से ये ब्रेथ, तो लेंथ इंटू ब्रेथ क्या हो जाएगा, एरिया। तो ये हमको क्या देगा यहाँ पे, एरिया के बराबर देगा। दोनों साइड का यदि देखें तो यहाँ पे 2A के बराबर, मतलब टोटल एरिया यदि यहाँ पे हम कंसिडर करें तो बोल सकते हैं 2A के बराबर, बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको पूरा एज ए एरिया मान लेते हैं कि पूरा इसका सरफेस एरिया है। तो कितना हो जाएगा, S इंटू ए, ये पूरा एज ए एरिया मान लिए हम लोग, पूरा उसका एरिया, मतलब दोनों साइड का एरिया मिला करके ए मान लिए यहाँ पे हम लोग। तो ये क्या मिला हमको, वर्क इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इंटू एरिया, ये वाला फॉर्मूला, मतलब इतना सारा वर्क यहाँ पे होगा, ये चीज़, मतलब इसी को एक्चुअल में बोला जाता है सरफेस एनर्जी। यदि हम W को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में दिखाना चाहें तो यहाँ पे U से दिखा देना आप, U इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया, ये है सरफेस एनर्जी, इसी को बोलते हैं सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी मतलब क्या है, सरफेस एनर्जी भी एक तरीके से सरफेस टेंशन है। किस तरीके से बोल सकते हैं सरफेस एनर्जी को सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन तब बोलेंगे जब एरिया यूनिटी होगा, एरिया इज इक्वल्स टू यदि 1 मीटर स्क्वायर हो, मतलब ये यूनिटी हो, तो वैसे सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि जो ये है सरफेस एनर्जी है वो किसके बराबर है, सरफेस टेंशन के बराबर। और हम जानते हैं कि सरफेस टेंशन यदि बढ़ता है, टेंशन बढ़ता है, तो उसका एरिया में क्या होता है, एरिया में डिक्रीमेंट होता है या तो इंक्रीमेंट होता है, दो चीज़। तो एरिया एक्चुअल में डिक्रीमेंट होता है, एरिया में हमेशा डिक्रीमेंट होता है। तो यहाँ पे मैं खैर सरफेस एनर्जी कैलकुलेट कर रहा था। अब एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे और भी पूछा जा सकता है कि यदि दोनों के बीच में रिलेशन निकाल लें, कि रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, ये दोनों के बीच में रिलेशन यदि कैलकुलेट करने बोला जाए तो क्या होगा, तो यहीं से हो सकता है। देखो ये है ना फॉर्मूला, U इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इंटू एरिया, सो सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू व्हाट, सरफेस एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया, मतलब सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू एनर्जी पर यूनिट एरिया, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, मतलब सरफेस टेंशन का एक दूसरा फॉर्मूला हमको मिल गया। एक फॉर्मूला तो हम लोग जानते हैं सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, बट ये दूसरा फॉर्मूला हमको मिल गया सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, मतलब आप चाहो तो वही चीज़ मिलेगा। देखो एनर्जी क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट दिस वन, और एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू डिस्प्ले मतलब एक्स, तो एक्स एक्स कैंसिल होगा तो क्या मिलेगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ ही तो मिल रहा है हमको, मतलब चीज़ वही है, बस बोलने का तरीका चेंज हो गया। मतलब सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया, अनदर डेफिनेशन ऑफ द सरफेस टेंशन, ये तुम्हारा दूसरा डेफिनेशन हो गया सरफेस टेंशन का। और एक तरीके से इस रिलेशन को हम लोग बोल सकते हैं, इट इज़ द रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी, इसके बीच का ये रिलेशन हो गया। तो हम लोग इस पूरे लेक्चर में, इस पूरे टॉपिक में हम लोग क्या देखे, एक क्या देखे हम लोग इसमें, हम लोग सरफेस टेंशन देखे। सरफेस टेंशन किसके कारण होता है, सरफेस टेंशन होता है लेयर टू मतलब वाटर मॉलिक्यूल के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ऑन द सरफेस, ऑन द लिक्विड सरफेस, जिसके कारण सरफेस एरिया जो सो क्या हो जाता है, कम होता है, सरफेस एरिया का डिक्रीमेंट होता है, जिसके कारण वहाँ पे एक लेयर बन जाता है, थीन लेयर, एंड दैट वन थीन लेयर इज द मेम्ब्रेन बोल सकते हो एक तरीके से, या तो फिल्म बोल सकते हो, थीन फिल्म, जिसको इमेजिनरी लाइन से हम लोग यहाँ पे इंडिकेट किए थे ना। तो उसको एक तरीके से बोल सकते हैं कि मॉलिक्यूल के अट्रैक्शन के कारण यहाँ पे सरफेस टेंशन होता है। तो आपका बहुत सारा एग्जांपल इसमें तुम ले सकते हो कि वाटर का जो ड्रॉप है सो किसी लीफ पे स्फेरिकल बनता है, उसका कारण है सरफेस टेंशन। यदि रेन ड्रॉप जो है सो स्फेरिकल क्यों बनता है, तो उसका भी रीजन है सरफेस टेंशन। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल ले सकते हैं सरफेस टेंशन का। ठीक, और भी बहुत सारा इसमें हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कोई भी मतलब
पेड़ वगैरह में पानी जो है सो ज़मीन से ऊपर पत्ते तक कैसे पहुंचता है, वो कैपिलरी राइज वगैरह में पढ़ेंगे, इसमें है आगे। विस्कस विस्कस फोर्स, विस्कस नहीं मतलब उसमें कैपिलरिटी बोलते हैं उसको, खैर आगे टॉपिक में है। तो ये आज का टॉपिक था सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।